Hello everyone, welcome back to this channel again. I am Diksha. So as we are doing chapter number 2 of political science class 12, so in the previous videos we discussed about several things like establishment of democracy in India, and we discussed the situation of first 3 general elections in India. राइट ये जो 3 जनरल इलेक्शन थे पहले वाली लोकसभा के, उनके सिचुएशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था. फिर हमने कम्युनिस्ट विक्ट्री जो केरला में जो सिचुएशन थी उसके बारे में भी समझा था, जहाँ पर आर्टिकल 356 वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो केरला है उसके एरिया में हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर कंट्रोवर्शियल माना जाता है उसको. राइट, तो दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड. After this, we are going to discuss about the nature of the Congress dominance. In today's video, we are going to discuss about the nature of the Congress dominance, right? So this is what we already discussed. First 3 general elections, we are done with this, right? First 3 general election means the elections of 1952, elections of 1957, and the elections of 1962. This is what we discussed in detail, right? So after this we are going to discuss about the Congress dominance, or we can say nature of Congress dominance. This is what we are going to discuss. So let us talk about that. नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस. सी व्हाट इज़ देयर इन दिस कि यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो डोमिनेट तो कर रही है, पर उसका नेचर कैसा है. अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में हमें पता चलता है कि कांग्रेस डेमोक्रेटिक कंडीशन में नेचर थी. डेमोक्रेटिक कंडीशन में हमारी डोमिनेट कर रही थी. राइट, तो बेसिकली अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का हम पहले से ही काफ़ी पहले से चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे इंडिया में जब इंडिपेंडेंस हमने अचीव की थी, तो उस टाइम पर जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, दे वर हैविंग द आइडिया कि हम क्या करेंगे, हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेसी देंगे. क्यों? क्योंकि हम ये वादा या ये प्रॉमिस हम इंडिपेंडेंस से पहले ही कर चुके हैं. राइट, तो पार्टी का ये प्रॉमिस था कि अभी हम क्या देने वाले हैं लोगों को, एक डेमोक्रेटिक कंट्री देने वाले हैं, डेमोक्रेसी देने वाले हैं. So that is why that was the onus or the responsibility was there on the shoulders of that time leaders. Right, तो यहाँ पर हम एक बार डिस्कस करते हैं कि what was the strategy or what was the dominance area here. So इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री जिसने इस डोमिनेंस को, या वन पार्टी डोमिनेंस, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं ना इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, तो इंडिया कोई ऐसी पहली कंट्री नहीं है जहाँ पर उसने डोमिनेंस को एक्सपीरियंस किया है. अगर हम अपने आसपास देखें, पूरे वर्ल्ड में देखें, तो हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस है या एक सिंगल पार्टी जहाँ पर डोमिनेट की है. राइट, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि कुछ क्रूशियल जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्यूबा का, चाइना का, सीरिया का. राइट, तो यहाँ पर भी सिंगल पार्टी है, लेकिन उनकी कंडीशन अलग है, उनकी सिचुएशन अलग है. इफ़ वी टॉक अबाउट आवर ओन कंट्री, हम अपनी कंट्री की कंडीशन को अगर कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज से, तो हमें पता चलता है कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. और वी कैन से कि जो डेमोक्रेटिक नेचर है वो कहीं ना कहीं वेराई कर रहा है, क्योंकि जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंगल पार्टी डोमिनेंस या तो किसी ना किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की वजह से है, जैसे मिलिट्री रूल है, या फिर वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी जो है, वहाँ पर पार्टी सिस्टम ही सिंगल पार्टी सिस्टम है, मोनार्ची है. इस तरीके के हमारे पास काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं. राइट, इफ़ यू टॉक अबाउट चाइना, क्यूबा, सीरिया, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर सिंगल पार्टी डोमिनेंस है. एंड दिस सिंगल पार्टी डोमिनेंस बेसिकली ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को. आफ्टर दिस अगर हम कुछ और कंट्रीज़ की बात करें, जैसे हम बात करें इजिप्ट या म्यांमार की, तो वहाँ पर लीगल एंड मिलिट्री मीजर्स आर देयर. तो लीगल और मिलिट्री मीजर्स वहाँ पर उन्होंने लिए, मतलब मिलिट्री एक्शन वाज टेकन देयर. तो मिलिट्री के बेसिस पर दे वर हैविंग सिंगल पार्टी डोमिनेंस. आफ्टर दिस अगर हम काफ़ी और अगर कंट्रीज़ की बात करें, तो हमारे पास काफ़ी अलग अलग एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान. ये भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर सिंगल पार्टी डोमिनेंस है. राइट, लेकिन अब देखो, अब ये सब चीज़ें हम तो बोल रहे हैं कि पूरे विश्व में भी ऐसा हो रहा है, सिर्फ हम ऐसे नहीं हैं जहाँ पर सिंगल पार्टी डोमिनेंस हो. तो ये मुद्दा इतना क्यों बनाया जा रहा है कि इसको किताबों में लिखा जा रहा है? इट मीन्स कि कोई ना कोई स्पेशल थिंग रही होगी.
तो व्हाट वाज देयर, अभी हमने इनकी सिचुएशन के बारे में समझा कि यहाँ पर सिंगल पार्टी डोमिनेंस क्यों है, राइट। तो अदर कंट्रीज़ में, लेकिन अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया में बेसिकली क्या है कि इंडिया में ये सब डेमोक्रेसी के साथ हो रहा है। हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आ रहे हैं, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम कहीं पर भी अपनी उस जो थीम है हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स की, जो थीम है डेमोक्रेसी, हम उसको कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, अगर हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं तो कांग्रेस कैसे आ रही है, वो भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में या 3 कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शंस में कैसे डोमिनेट कर रही है। जैसे कांग्रेस की हम बात करें तो 1952 में कांग्रेस वॉज देयर इन इंडिया, 1957 कांग्रेस वॉज देयर इन इंडिया, 1962 कांग्रेस वॉज देयर इन इंडिया। तो इतना कैसे हो रहा है, तो इसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है, या इन ईयर्स से हमें ये पता चलता है, अगर हम अदर फैक्टर्स को काउंट करें, कि दैट वाज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ कांग्रेस पार्टी, कि कांग्रेस पार्टी का नेचर ही ऐसा था, उनकी आइडियोलॉजी ऐसी थी, राइट। तो जो आइडियोलॉजी है, ये सब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इंडिया में इन्होंने अपने इलेक्शंस को जीत कर मैनेज किया कि ये कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी बनकर आए। क्लियर, तो रूलिंग पार्टी बनना कहीं ना कहीं पार्टी की जीत है, तो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन विद रिस्पेक्ट टू दिस। आफ्टर दिस अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी का, मैनी पार्टीज कंटेस्टेड इलेक्शंस। अब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर सिर्फ एक कांग्रेस ने ही इलेक्शन कंडक्ट किए या कांग्रेस ही एक इलेक्शंस में आई और दैट वाज द ओनली ऑप्शन फॉर द पीपल। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हम इट वाज ओपन फॉर एवरीवन, हमने हर किसी को चांस दिया, हर कोई अपने बेसिस पे अपने लेवल पर इलेक्शंस लड़ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर रीज़न क्या है, रीज़न इज़ दैट कांग्रेस समहाउ मैनेजेस टू विन, राइट। अदरवाइज फ्री एंड फेयर इलेक्शन की थीम हमेशा से रही है निर्वाचन आयोग की तरफ से। एंड देन वी कैन से कि दिस वाज सिमिलर टू द डोमिनेंस द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हैज़ एंजॉयड इन साउथ अफ्रीका। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में भी क्या हुआ था कि अपार्थेड के ख़त्म होने के बाद, अपार्थेड क्या है, apartheid basically it is a apartheid. See, let us talk about apartheid basically it is a kind of discrimination, और ये जो discrimination है, ये discrimination is on the basis of the color of your skin, कि आपकी स्किन का कलर क्या है उसके बेसिस पर discrimination होता है। बेसिकली जिनकी स्किन का कलर वाइट या ब्लैक और वाइट का जो गैप था या उनका जो डिस्क्रिमिनेशन था उनके बीच का, उसको हम अपार्थेड बोलते हैं। एंड हु वर ब्लैक पीपल वर बेसिकली, जैसे साउथ अफ्रीका वाले, अगर हम पर्टिकुलरली अपार्थेड की बात करें तो साउथ अफ्रीकन जो पीपल हैं वो ब्लैक पीपल हैं, और वाइट पीपल कौन है, इधर द ब्रिटिशर्स और द अमेरिकन्स, दे वर द वाइट पीपल, राइट। तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, एंड इट वॉज द ग्राउंड वॉज ओनली एंड ओनली द कलर ऑफ देयर स्किन, राइट। एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्किन ऑफ इंडियंस, हमारी स्किन का कलर ना ही तो वाइट है ना ही ब्लैक है, वी आर ब्राउन पीपल, राइट। तो ब्राउन पीपल है। अब अगर हम कांग्रेस के डोमिनेंस की बात करें तो कांग्रेस का डोमिनेंस कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब यहाँ पर आई थी साउथ अफ्रीका में अपार्थेड के बाद, तो उसके डोमिनेंस से कहीं ना कहीं वो रिजेंबल करता है। अगर हम बात करें द रूट्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की कांग्रेस की, कि कांग्रेस की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस थी, इसकी रूट्स कहाँ हैं, इसकी जड़ें कहाँ हैं, ये बेसिकली हम वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन इफ़ इट इज़ कमिंग अगेन देन वी विल डिस्कस इट श्योरली, राइट। तो रूट्स जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये बेसिकली आपकी लेगेसी है। लेगेसी वी कैन से कि लेगेसी कहाँ की, लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल थी वहाँ से हमें लेगेसी मिली है। एज वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस कि यहाँ पर हमने बात की थी कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो काफ़ी हेल्प करता है कांग्रेस पार्टी को अपने इलेक्शंस में। आफ्टर दिस क्योंकि प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, करिज्मेटिक उनका ओरा है, तो दैट इज़ वाई। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड एट दैट टाइम, दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड, व्हाट आई डिस्कस्ड विद यू पीपल, कि कांग्रेस पार्टी जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड थी, और बाय द टाइम अदर पार्टीज़ जो थी वो अभी सिर्फ सोच रही थी कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि हम किस तरीके से कोई स्ट्रेटजी फॉर्म करें और हम इंडिपेंडेंस के बाद अपनी कंट्री में या फिर अपने इस इंडिया में, भारत में
हम अपना डोमिनेंस बनाए या रूलिंग पार्टी बने, उस टाइम पर ये कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स थी कि जितने भी ब्लॉक्स बने हुए थे ना, जितनी भी पार्टीज बनी हुई थी, उन सबसे आगे थी कांग्रेस पार्टी. इट वॉज हैविंग एन एडवांटेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, राइट. अब उसके बाद क्या होता है कि बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पार्टी हैड नॉट ओनली स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री एज वी हैड सीन इन द मैप्स, बट ऑल्सो हैड एन ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क डाउन टू द लोकल लेवल. अब यहाँ पर क्या था, जब लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जब लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपना प्रचार करेंगे, अदर पार्टीज़ जब ये सोच रही हैं हम अपना प्रचार करेंगे, उस समय कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस ये सोच रही है कि हमें लोकल लेवल्स तक भी जाना है. दो देवर हैविंग रीच, उनकी रीच ऑलरेडी है, बट उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है. क्योंकि देखो, जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की या पार्टी स्पेसिफिक पर्सन की, तो वो जो पर्सन होगा वो ऑब्वियस है किसी लोकल लेवल से ही बिलोंग करेगा. सबसे पहली बात तो कहीं ना कहीं तो उसका ग्राउंड लेवल होगा, तो वो वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा. और जब वो इन्फ्लुएंस करेगा तो ऑब्वियस है कि हो सकता है देयर इज़, क्योंकि वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो ऑब्वियस है कि ऐसा चांस हो सकता है कि ही विल लीड द फर्स्ट. देखो, जो जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल चीज़ें करता है या जितना ज़्यादा आपको मैनिफेस्टोज से इन्फ्लुएंस करता है, आप उसी की तरफ टिल्ट होते जाते हो. दिस इज़ द ट्रूथ, राइट. तो कांग्रेस के साथ भी यही था. तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए जो आसपास पार्टीज़ थी, उन पार्टीज़ को ऑब्वियस है कि उनको उसको पीछे रखना होगा रेस में, तभी वो आगे आ सकती है. तो इट वाज टॉकिंग अबाउट द लोकल लेवल नाउ, कि हमें लोकल लेवल में और ज़्यादा अपनी जड़ों को मजबूत करना है, राइट. तो ये सब उनकी स्ट्रेटजी रही. आफ्टर दिस ये जो सारे के सारे फैक्टर्स थे, जैसे इनका नेशनल पार्टी का इनहेरिटेंस या विरासत कहीं नेशनल पार्टी की, इनकी कैंपेनिंग का एक अच्छा टाइम मिलना, जब लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं तब ये ऑलरेडी कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो वो एक टाइम जो है ना इनको बहुत अच्छा मिला है. दैट वाज द गोल्डन टाइम फॉर दीज पीपल, क्योंकि इनकी पार्टी ऑब्वियस है कि रीच उसकी है. नेशनल मूवमेंट के टाइम से ही हर कोई जानता है कि देयर इज़ अ इंडियन नेशनल कांग्रेस और हमें उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना है. और दूसरी बात है कि हमारी इंडिपेंडेंस में बहुत मेजर और क्रूशियल रोल रहा है आईएनसी का. सो दीज वर दी थिंग्स. अब ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, ये सब चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं आपके इस डोमिनेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. That was there, right? So basically what we can say that the Congress brought together diverse groups. अब कांग्रेस, अगर हम कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन की बात करें कि सोशली कैसी थी, आइडियोलॉजिकली कैसी थी, अगर हम उसकी बात करें तो हम ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि जो कांग्रेस है वो इवॉल्व हुई है 1885 से. हमने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा है सिंस क्लास 5 की 1885 में कांग्रेस जो है वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह इमर्ज होकर आई थी, जो कि न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल कमर्शियल क्लासेस से लोग आए थे, राइट. अगर हम डिटेल में इसकी बात करें तो लेट अस डिस्कस इन डिटेल रिगार्डिंग दिस आईएनसी. आईएनसी बेसिकली कैसी, वी आर लिविंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली, राइट. अगर हमारी इंडिया की हम बात करें तो हमारे इंडिया में या किसी भी सोसाइटी में 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं. एक होती है आपकी रिच क्लास, एक होती है आपकी मिडिल क्लास, और एक होती है आपकी रिच क्लास, मिडिल क्लास, एंड देन एक होती है आपकी पुअर क्लास, राइट. पुअर क्लास और वी कैन से बीपीएल, राइट. सो दैट वाज देयर. तो यहाँ पर क्या था कि पुअर दे आर नॉट हैविंग इनफ मनी टू स्पेंड ऑन एनीथिंग, तो लाइक लग्जरीज, राइट. तो ये कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं. दूसरा रिच को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर देखो कोई भी रेवोल्यूशन देश में आ रही है, कोई भी नया रूल आ रहा है, तो उसका असर मेनली जो देखा जाता है वो आपकी मिडिल क्लास पर देखा जाता है, राइट. तो मिडिल क्लास को हमेशा सफ़र करना पड़ता है कहीं ना कहीं. सो दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या होता है, हमेशा आप अपनी मिडिल क्लास फैमिलीज, दोज हु एवर बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली और दोज हु आर नियर टू दैट, तो दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि मिडिल क्लास पेरेंट्स जो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, दे ऑलवेज प्रेफर एजुकेशन. उनकी जो प्रायोरिटी रहती है वो एजुकेशन रहती है, एंड दे आर इन फेवर ऑफ एजुकेशन ओनली. वो हमेशा यही बोलते हैं कि यू जस्ट फोकस ऑन योर एजुकेशन, सो दैट बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट मच इनॉर्मस वेल्थ कि हमें चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर हम उस तबके के भी नहीं हैं कि हमें सिर्फ अपनी 2 टाइम की रोटियों का जुगाड़ करना है, राइट. सो दैट इज़ देयर. सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम यहाँ पर एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. तो एट दैट टाइम, और वी कैन से इन द
एंड ऑफ 19th सेंचुरी दिस वाज हैपनिंग। 19th सेंचुरी में भी यही सब चीज़ें हो रही थी। लोग अपने बच्चों को एजुकेट करना चाह रहे थे, एक अच्छी एजुकेशन देना चाह रहे थे, सो वो आगे बढ़ सकें और आगे बढ़ के अपनी लाइफ को सेट कर सके, राइट, एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सके। तो दैट वाज हैपनिंग ओवर देयर। तो जब ये सब बच्चे पढ़कर आते हैं ना, तो इनको कहीं ना कहीं समझ आता है कि जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं, उन ब्रिटिशर्स का रूल तो यहाँ पर है, बट दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और वी कैन से कि दे आर नॉट सिटीजन सेंट्रिक एट ऑल। तो ये लोग सिटीजन सेंट्रिक नहीं हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जब सिटीजन सेंट्रिक नहीं हैं तो सिटीजन सेंट्रिक बनाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, राइट। 72 डेलीगेट्स सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। ये एक INC की फॉर्मेशन करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 1885 में, क्लियर। तो 72 डेलीगेट्स वहाँ पर साथ में आते हैं, बट धीरे धीरे लाखों लोग इसमें जुड़ते चले जाते हैं। ये एक मास मूवमेंट बन जाती है आपकी 20th सेंचुरी में। एंड दिस लेड टू द बेसिस ऑफ इवेंचुअली ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्वियस है कि लोग अब ये लोगों को जागरूक करें। ये जो कुछ हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड प्रोफेशनल और कमर्शियल क्लास है ना, ये अब काम करती है अवेयरनेस फैलाने का, या फिर लोगों को अवेयर करती है अबाउट देयर राइट्स। तो राइट्स को जब ये अवेयर कर रही है, यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म करना चाहती हैं चीज़ों को, और ये इनटू अ मास पॉलिटिकल पार्टी एंड सब्सिक्वेंट डोमिनेंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो कांग्रेस है ये एक पार्टी डोमिनेट करती है, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग पीपल भी हैं इसमें, अपर कास्ट भी है, अपर मिडिल क्लास भी है, अर्बन एलीट भी हैं, हर तरह के, हर सोसाइटी के लोग इस INC का पार्ट हैं। लेकिन हर एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स लॉन्च की जाती हैं, सोशल बेस वाइडेंड किया जाता है कि हम सोसाइटी में और ज़्यादा अपने आप को एक्सपैंड कर सकें। तो दैट वाज देयर स्ट्रेटजी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली काम कर रहे हैं, अगर आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करो या आप इन सब ऑब्जर्वेशंस का क्रक्स निकालो, देन यू विल कम टू नो कि इनका अल्टीमेट एजेंडा क्या है, डाइवर्सिटी को साथ लाना। बिकॉज वी आर अ डाइवर्स कंट्री, वी बिलोंग टू अ डाइवर्स कंट्री। तो हमारा मेन एजेंडा अभी फिलहाल क्या है कि हम डाइवर्सिटी को एक साथ लेकर आएँ, जितने भी डाइवर्स ग्रुप हैं उन सबको एक साथ लेकर आएँ, राइट। तो हुज इंटरेस्ट वर ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर मान लो किसी की इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जैसे हम बोल सकते हैं पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर्स, ओनर्स, मिडिल क्लास, अपर क्लास, इन सब के जिनके भी अगर कोई भी दिक्कत है, तो ग्रेजुअली ये क्या कर रहे हैं, ये लीडरशिप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अपर कास्ट तक लिमिटेड नहीं रहेंगे या अपर प्रोफेशनल्स तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे, हम रूरल ओरिएंटेशन भी अपनी रखेंगे और रूरल एरिया से अपने लीडर्स बनाएंगे, सो दैट लोगों को रीच बने, लोगों को विश्वास बने इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी किसी संगठन पर, राइट। तो दैट इज़ वाई दे वर इन फेवर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी इन लोगों ने अपने इस नेचर को रखा, जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम पूरे भारत को, क्योंकि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, तो हम डाइवर्सिटीज़ को एक साइड रखकर हम हर कोई एक यूनिट की तरह काम करेंगे। और कांग्रेस ट्रांसफॉर्म कर देती है रेनबो लाइक सोशल कोलिजन को, जैसे मतलब जितनी भी डाइवर्सिटीज़ है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू क्लास, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, किसी भी तरह की जो डाइवर्सिटी है उन सबको एक साथ लाना चाहते हैं, राइट। तो जब ये एक साथ लाना चाहते हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये उसके लिए एफर्ट्स भी पुट करेंगे, एंड दे वर पुटिंग दी एफर्ट्स रिलेटेड टू दैट। ये ब्रॉडली इंडिया की डाइवर्सिटी को, इंडिया डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, हर तरह के इंटरेस्ट को ये यहाँ पर शो करना चाहते हैं। एंड दे वांट टू शो दैट येस वी ऑल आर वन, वी आर डिफरेंट फ्रॉम आवर बैकग्राउंड बट वी ऑल आर वन, हम हैं एक ही, राइट। अब इनमें से बहुत सारे जो ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे ग्रुप मर्ज हो जाते हैं कांग्रेस के साथ। जैसे डाइवर्स नेचर है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे और भी काफ़ी सारे संगठन हैं। अब वो सब क्या करते हैं, वो सब मर्ज हो जाते हैं कांग्रेस के साथ, और बहुत जल्दी जो हमारी कांग्रेस है ये ग्रो करना शुरू कर देती है, राइट। एंड एज ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स होल्डिंग डिफरेंट बिलीफ, जितने भी डिफरेंट बिलीफ हैं वो सब कांग्रेस के साथ आना शुरू कर देते हैं। एंड इस सेंस की वजह से क्या होता है कि जो आइडियोलॉजिकल कोलिजन है, मतलब अलग अलग आइडियोलॉजी लोगों की, हर किसी का अपना मत है, वो सब एक साथ आ रहे हैं और एक कोलिजन बना रहे हैं। कोलिजन का मतलब है एक संगठन बना रहे हैं, एक गठबंधन कर रहे हैं, मिला जुला एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। दिस इज़ द मीनिंग, राइट। एंड इट अकोमोडेटेड द रिवोल्यूशनरी एंड पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव, रेडिकल्स, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, हर तरह के लोग यहाँ पर आ जाते हैं, चाहे वो राइट हैं, लेफ्ट हैं, ऑल शेड्स,
हर तरह के लोग यहाँ पर आ जाते हैं, राइट। तो जो कांग्रेस है ये अपना नेचर कभी नहीं छोड़ती है, नेशनल मूवमेंट वाला जो मतलब नेशनल मूवमेंट के टाइम पर इन्होंने ले रखा था कि हम डाइवर्सिटी को कभी नहीं छोड़ेंगे या डाइवर्सिटी की वजह से हमारे बीच में कभी डिफरेंस नहीं आएंगे। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी सेम चीज़ होती है कि यहाँ पर हम अगर देखें जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट को, तो जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट को रेनबो कैबिनेट बोला जाता था। रेनबो कैबिनेट बेसिकली इट मीन्स दैट ही यूज टू इनवाइट द ओपोजिशन इवन इन हिज कैबिनेट, कि आप बहुत अच्छे सलाहकार हैं। फॉर इंस्टेंस कोई एक मिनिस्टर है जो कि बहुत अच्छा सलाहकार है, व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू कॉल देम, व्हाई, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर कंट्री, वी आर वर्किंग फॉर नेशन, सो वी आर इन नीड ऑफ यू पीपल, राइट। सो दैट वॉज देयर विज़न। वो उनका विज़न बहुत क्लियर था कि हमें सिर्फ पार्टी स्पेसिफिक नहीं होना है इन द वेरी इनिशियल स्टेज, कि हमें पार्टी स्पेसिफिक नहीं होना है, हमें क्या करना है, हमें देश के बारे में सोचना है, सिटीजन सेंट्रिक बनना है। सो दैट वाज देयर। आफ्टर दिस जो कांग्रेस है ये एक प्लेटफॉर्म बना देती है अलग अलग ग्रुप्स के लिए, जहाँ पर हर कोई नेशनल मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और नेशनल मूवमेंट के बाद प्री इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। और नेशनल मूवमेंट इंडिपेंडेंस के बाद ये लोग किस में बिलीव करते हैं, ये लोग बिलीव करते हैं कि हम अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को साथ लेकर, सो दैट हमें ईज़ हो डिसीजन मेकिंग में हम लोगों का। क्योंकि अब देखो, मान लो कि अगर मेरी कोई आइडियोलॉजी है, आप लोगों की कोई आइडियोलॉजी है, 10 से 15 लोग हम खड़े हैं, तो अलग अलग आइडियोलॉजी तो हम काफ़ी सारे विज़न ले सकते हैं ना, कि इसका क्या पर्सपेक्टिव है, इसका क्या है, इसका क्या है, राइट। तो इस तरीके से हम एक बेस्ट डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। और वी कैन से कि द विज़न ऑफ मास इज़ देयर विद वी पीपल, राइट। तो यहाँ पर यही हुआ, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे कुछ चीज़ चेंजेस, क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि इनिशियल स्टेज में ऐसा था, धीरे धीरे कुछ चेंजेस ऐसे आएंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो, या फिर उसका स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ता चला जाएगा और टिल्ट होता चला जाएगा। जो हम पहले सिटीजन सेंट्रिक थे, हमारा पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, राइट। तो अब लेटर ऑन क्या होता है कि कांग्रेस के साथ काफ़ी सारे लोग आते हैं जो कि नेशनल मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, बट ये वो वाली कांग्रेस नहीं है जो इंडिपेंडेंस से पहले थी, ये डिफरेंट कांग्रेस है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इनसे डिस्टेंस भी बना लेते हैं, और जो डिस्टेंस बनाएंगे तो ऑब्वियस है कि वो अपनी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। लेटर सेपरेटेड फ्रॉम कांग्रेस, बहुत कुछ टाइम बाद ये कांग्रेस से सेपरेट हो जाते हैं, ऑपोजिशन पार्टी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस के चलते भी ये लोग अपने मेथड्स अलग अलग इनके हो सकते हैं, बट देयर एजेंडा वाज सेम। इनका एजेंडा सेम है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम नेशन को काफ़ी अच्छा बनाना चाहते हैं, वी वांट टू रिजॉल्व द थिंग्स, राइट। तो दिस इज़ व्हाट इज़ देयर एस्पिरेशन, कि हम कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ ऐसी बनाना चाहते हैं जो कि पार्टी बनाएगी, कि अगर हम किसी ओपोजिशन के साथ अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व ना कर पाएँ तो एटलीस्ट कंसेंसस बनाएं, राइट। तो दैट वाज देयर। तो दिस वाज द नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और वी कैन से अलॉन्ग विद दिस द कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन। इसका सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिजन क्या था, राइट। इसके बाद अभी हमें 2 टॉपिक और पढ़ने हैं, दैट इज़ टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द फैक्शंस। ये टॉलरेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फैक्शन ये पढ़ेंगे एक तो हम, और एक दूसरा हम टॉपिक पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ ओपोजिशन पार्टी, कि ओपोजिशन पार्टी कैसे इमर्ज होकर आती है, राइट। आफ्टर दिस इन 2 टॉपिक के बाद हमारे पास सिर्फ पार्टीज़ के डिस्क्रिप्शन के बारे में रह जाएगा, कि कौन सी पार्टी कब फॉर्म हुई थी, फाउंडर कौन थे, वो सब चीज़ें रह जाएंगी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द upcoming videos। and जो इससे previous वाला link है that I will be giving in the description box। Thank you so much for watching the video, stay tuned।